जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आज की जो हमारी क्लास होगी वो आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में होगी। पिछली क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्धों को देखा था, परिस्थितियों को समझा था और उनके कारणों पर चर्चा की थी कि क्या कारण रहे थे जिससे कि वे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो भारतीय क्षेत्रों में हुए थे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम के विषय में। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम जो हुआ था वो 1775 से और 1782 के मध्य अंग्रेजों और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पे परिस्थितियां हमारी चूंकि समझी हुई है, पिछली क्लासेस से हम लगातार समझते हुए आ रहे हैं कि किन क्षेत्रों में किनका आधिपत्य चल रहा है। यहाँ दक्षिण के क्षेत्र में क्या स्थिति है और यहाँ बंगाल के क्षेत्र में या मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या स्थिति है, दिल्ली में इस समय कौन बैठा हुआ है जबकि ये कार्यकाल चल रहा है, और उसके साथ ही हम अवध की स्थिति से भी वाकिफ हैं। आज की जो चर्चा का विषय है वो है आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम। तो आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम की परिस्थितियों पर चर्चा की जाए, इसके कारणों को देखा जाए तो इसके जो कारण रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव या आंतरिक कलह की स्थिति जो मराठा खेमे में हुई थी वही जो है आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी और उसी से आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। तो उस आंतरिक कलह को समझने के लिए थोड़ा हमें चर्चा करनी होगी यहाँ पे पानीपत के तृतीय युद्ध की, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1761 ईस्वी में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठे इसमें बुरी तरह से पराजित हुए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था और उसमें मराठाओं की जो है वो पराजय हुई थी। तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि स्थिति और स्पष्ट हो पाए कि यहाँ मराठा के क्षेत्र में क्या स्थिति चल रही थी। तो 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हार देखनी पड़ी। ये जो युद्ध लड़ा गया था मराठों के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान से भारत आए थे। इन्होंने भी भारत में लूटपाट का ही कार्य किया था। तो ये युद्ध जब लड़ा गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली जो थे इनकी सहायता के लिए यहाँ भारतीय शासकों ने ही इनकी सहायता की थी, जिनमें कि दो तीन नाम प्रमुख रूप से आते हैं। तो शाह आलम द्वितीय और एक ये जो अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, इनका नाम प्रमुख रूप से आता है कि इन्होंने जो है पानीपत के युद्ध में इस अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी। अब वो सहायता इन्होंने किसी न किसी रूप में की, जो कि इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को यहाँ रसद इत्यादि की आपूर्ति इन्होंने करवाई थी। तो यहाँ पे जो इनके सहयोगी रहे हैं वो रहे हैं शाह आलम द्वितीय और इनके साथ ही एक अन्य सहयोगी रहे हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और ये शाह आलम जो है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे। तो इन दोनों के द्वारा अहमद शाह अब्दाली की सहायता की गई और मराठे जो है वो इस युद्ध में हार गए थे। तो कारण क्या रहे कि यहाँ शाह आलम और सुजाउद्दौला जो है ये अहमद शाह अब्दाली की सहायता में उतरे। कारण स्पष्ट थे कि उन्हें कहीं ना कहीं भय था मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति से। वे भी ये चाहते थे कि जो मराठे लगातार इस उत्तरी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और लूटपाट इत्यादि की घटनाओं को ये अंजाम देते थे, तो उस कारण से इन्होंने भी सोचा, शाह आलम और
सुजाउद्दौला ने कि यदि कोई विदेशी शक्ति आकर यहाँ मराठाओं का पतन कर रही है तो उसमें हमें साथ देना चाहिए। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है अहमद शाह अब्दाली के साथ देने में। तो ये घटना थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मराठाओं को, जब मराठे यहाँ दक्षिण के क्षेत्र से निकले पानीपत के क्षेत्र में युद्ध करने के उद्देश्य से, तो उन्हें वहां इस प्रकार की कोई भी सहायता किसी भी शासक के द्वारा प्रदान नहीं की गई, चाहे वो रसद आपूर्ति हो या अन्य कोई भी सैन्य सहायता हो। किसी भी प्रकार की सहायता उन्हें यहाँ उत्तर के क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से कि युद्ध में वे हारे। रसद की आपूर्ति के संबंध में या फिर इन मराठाओं के संबंध में एक इतिहासकार है यदुनाथ सरकार। तो यदुनाथ सरकार ने एक कथन कहा है कि इस पानीपत के युद्ध में ये जो मराठा सैनिक थे, ये भूख से पीड़ित एक सैनिकों का, कमर झुकाए हुए सैनिकों का एक झुंड मात्र था। यदुनाथ सरकार ने एक कथन कहा है कि जो ये मराठे सैनिक जो पानीपत के तृतीय युद्ध में उतरे थे, वे भूख से पीड़ित कमर झुकाए हुए सैनिकों का एक झुंड मात्र था। अब आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति इस प्रकार की रही है, भूख से पीड़ित सैनिकों ने युद्ध लड़ना है, तो किस प्रकार से वे युद्ध लड़ेंगे और क्या कुछ ही वे युद्ध क्षेत्र में अपना जो है वो साहस दिखा पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ मराठाओं की हार हुई इस पानीपत के तृतीय युद्ध में। बहुत बड़ी क्षति इसे माना जाता है मराठाओं के लिए, क्योंकि मराठाओं के कई सैनिक इसमें मारे गए थे और कई जो है वो बंदी बना लिए गए थे। तो इस समय मराठाओं की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वे दो लोग मुख्य रूप से थे। एक थे उसमें सदाशिवराव भाऊ, और एक जो अन्य व्यक्ति थे वे थे विश्वासराव। ये दोनों लोग इस समय पानीपत के युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और जो मराठाओं के इस समय पेशवा के पद पे तैनात थे, पेशवा के रूप में थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे इस समय पेशवा थे। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री का पद होता था मराठाओं के बीच में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के द्वारा किया जा रहा था। और साथ ही साथ उस समय जो पेशवा के पद पे बैठे हुए थे वो थे बालाजी बाजीराव। तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में कहा जाता है कि विश्वासराव जब मूर्छित अवस्था में पड़े थे तो ये सदाशिवराव भाव विश्वासराव को देखने के लिए अपने हाथी से उतरे। अब जैसे ही ये अपने हाथी से उतरे तो सैनिकों ने सदाशिवराव भाव को भी अपने हाथी पर नहीं देखा और उससे सेना में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है इस भूख से पीड़ित सेना के हारने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठे जो है वो बुरी तरह पराजित हुए और अत्यधिक क्षति इन्हें इस पानीपत के तृतीय युद्ध से हुई थी। अब जब इस युद्ध में सदाशिवराव भाव और विश्वासराव दोनों की मृत्यु हो जाती है और बाद में ये खबर बालाजी बाजीराव तक जाती है कि वहां पानीपत के क्षेत्र में युद्ध में मराठाओं की हार हुई है और सदाशिवराव भाव और विश्वासराव जो है वो युद्ध में मारे गए हैं। तो बालाजी बाजीराव एक बार फिर यहाँ पे अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैयार करते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करने का निश्चय करते हैं, या पानीपत के क्षेत्र में यहाँ कूच करने का निश्चय करते हैं कि एक बार फिर से अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि तब तक इन्हें अहमद शाह अब्दाली का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली पर शासन करने नहीं आया हूं और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मैं वापस अफगानिस्तान जा रहा हूं। ये उस पत्र में लिखा हुआ था। अब इस युद्ध में हार के कारण बालाजी बाजीराव जो है वे लगातार अवसाद में आ रहे थे और उसी अवसाद के कारण 1761 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे
तो 1761 में इस पानीपत के तृतीय युद्ध के हार के कारण अवसाद में ये आ गए थे और अवसाद के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बने वे थे माधवराव। माधवराव प्रथम के नाम से हम इन्हें जानते हैं। माधवराव जब पेशवा बने तो इन्होंने यहां दक्षिण के क्षेत्र में एक बार फिर से मराठाओं का उत्थान किया और ये समीपवर्ती क्षेत्र जो है इन्होंने जीते। कुछ क्षेत्र निजाम से जीते, जो हैदराबाद के निजाम थे। कुछ क्षेत्र इन्होंने यहाँ अवध के जो दक्षिणी क्षेत्र थे उन पर भी अपना कब्जा किया। और एक युद्ध का जिक्र मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक जो हमला इन्होंने मैसूर पर किया था 1770 ईस्वी में। तो इन सब से इन्होंने मराठाओं की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित किया और साथ ही साथ इन क्षेत्रों से कुछ धन भी इन्होंने प्राप्त कर लिया था, जिससे कि मराठाओं की धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा था। तो माधवराव प्रथम जो थे इन्होंने एक कार्य और अन्य कार्य भी इनके द्वारा ही किया गया था। इन्होंने, जब हम देख रहे थे कि यहाँ 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद ये शाह आलम जो थे ये इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों के बंदी बनकर रह गए थे। तो इन्होंने, माधवराव प्रथम जो थे, इन्होंने एक बार फिर से इस शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पे स्थापित करवाया। यहां हम देख रहे हैं कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शाह आलम द्वितीय ने। इस समय ये मराठों के विपक्ष में खड़ा हुआ था। लेकिन यहां कुछ ही सालों में हम देख रहे हैं कि जब ये माधवराव प्रथम जो है गद्दी पे बैठे तो इन्होंने इस शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पे स्थापित करवा दिया था। कारण उस का क्या रहा होगा, इसका थोड़ा आप विश्लेषण करें। इसका कारण जो है वो स्पष्ट था कि ये मराठा भी समझ रहे थे कि जब अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ उत्तर के क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति स्थापित होनी चाहिए जो कि यहाँ अंग्रेजों के प्रसार को रोक सके। तो उसी का एक प्रयास जो है यहाँ माधवराव के द्वारा किया गया था, शाह आलम को फिर से दिल्ली की गद्दी पे बैठाकर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब माधवराव प्रथम के द्वारा लगातार इन क्षेत्रों को जीता गया और फिर से एक बार इनके द्वारा मराठा शक्ति का उत्कर्ष किया गया। मराठाओं का जैसे ही इनके कार्यकाल में मराठे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे, इसी दौरान एक घटना होती है कि 1772 में इनकी हो जाती है मृत्यु। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे, अपनी खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त कर रहे थे, तो इनकी मृत्यु पर इतिहासकार कहते हैं कि माधवराव की मृत्यु जो है मराठाओं के लिए यहां पानीपत के तृतीय युद्ध से भी अधिक क्षति जो है वो साबित हुई थी। एक इतिहासकार का नाम आता है यहाँ पे, जी.एस. सरदेसाई। जी.एस. सरदेसाई के द्वारा कहा गया था कि माधवराव की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण हुआ था। जो ये माधवराव प्रथम थे, जब 1772 में इनकी मृत्यु हुई थी तो इस घटना को इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई ने कहा कि इनकी मृत्यु के समय राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण हुआ था और उस समय जो है लोगों को ये बात पता नहीं चल पाई। इतनी बड़ी घटना इस चीज को कहा गया है इतिहास में। तो यहां तक हमने देखा कि जो पेशवा के पद पे बालाजी बाजीराव थे, इनकी मृत्यु हुई, इनके बाद माधवराव पेशवा बने और 1772 में जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई तो इसके बाद यहां पे पेशवा बनते हैं नारायण राव। 1772 की यह घटना है। नारायण राव पेशवा बनते हैं और इसी समय जो है इनकी मृत्यु के बाद ही, माधवराव की मृत्यु के बाद, यहां आंतरिक कलह जो है वो मराठों के बीच में शुरू हो जाती है। वही आंतरिक कलह जो है
इस युद्ध का कारण बनेगी 1775 से और 82 तक, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो नारायण राव जैसे ही पेशवा बने, तो नारायण राव के चाचा थे, इनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, और इन्हें कहा जाता था रघोवा, इनका उपनाम था रघोवा। तो जैसे ही नारायण राव पेशवा की गद्दी पे बैठते हैं 1772 में, वैसे ही ये जो रघुनाथ राव है, ये भी किसी न किसी रूप में प्रयास करने लग जाता है कि मैं यहां पेशवा के पद पे बैठूं। ये भी दावेदारी अपनी प्रस्तुत करते हैं, और इन्हीं सब के चलते 1773 में ये रघुनाथ राव जो है एक षड्यंत्र के तहत नारायण राव की हत्या करवा देते हैं। 1773 में ये खाली एक ही साल जो है, एक साल मात्र ही पेशवा के पद पे रहे नारायण राव, और 1773 में इनकी भी एक षड्यंत्र के तहत मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु का कारण जो है वो रघुनाथ राव को माना जाता है। रघुनाथ राव रघोवा जो था, ये भी कहीं ना कहीं एक पेशवा के रूप में स्थापित होना चाहता था यहां मराठा के क्षेत्र में। तो 1773 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय इनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और 1774 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। नारायण राव जिनकी मृत्यु हुई थी 1773 में, उनकी पत्नी जो उस समय गर्भवती थी, उनके द्वारा 1774 में एक पुत्र को जन्म दिया गया। इस पुत्र का नाम रखा गया माधवराव नारायण राव। माधवराव नारायण राव, या इन्हें हम कहते हैं माधवराव द्वितीय। तो माधवराव द्वितीय का जन्म होता है 1774 ईस्वी में, और 1774 ईस्वी में ही इन्हें पेशवा घोषित कर दिया जाता है। नारायण राव जो कि नाबालिग हैं, इन्हें नारायण राव के पुत्र जो माधव राव थे नाबालिग हैं, और इन्हें पेशवा के रूप में स्थापित कर दिया जाता है यहां मराठा के क्षेत्र में। अब चूंकि ये नाबालिग थे, तो इनके शासन चलाने के लिए दो व्यक्ति जो है वो सामने आते हैं। उनमें प्रमुख रूप से दो व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। एक थे नाना फडणवीस, और जो दूसरे थे महादजी सिंधिया। इन दोनों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है माधवराव द्वितीय के प्रशासन चलाने के संबंध में। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के द्वारा एक बार भाई परिषद का गठन किया गया। बार भाई परिषद जिसमें कि 12 मराठा सरदारों का चयन किया गया, और उन्हें जो है प्रशासन की जिम्मेवारी सौंपी गई। बार भाई परिषद में 12 मराठा सरदारों को रखा गया, और उन्हें इस माधवराव द्वितीय के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई कि जब तक माधवराव जो द्वितीय है वो वयस्क होते हैं, तब तक ये बार भाई परिषद जो है वो प्रशासन का संचालन करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1774 तक ये स्थिति बन चुकी है। 1774 में यह स्थिति बन चुकी है कि जो नाबालिग पेशवा है माधवराव द्वितीय, वे पेशवा के पद पे हैं, और जो प्रशासन है वे बार भाई परिषद के पास में है। इसका नाम था बार भाई परिषद। बार भाई परिषद के द्वारा इस समय प्रशासन देखा जा रहा है। तो यहां पे स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो ये पेशवा माधवराव द्वितीय है जो कि पेशवा बने हुए हैं, और एक पक्ष ये दूसरा है रघुनाथ राव रघोवा का। इसे यदि हम विवादित पक्ष कहें तो देखिए दो पक्ष हो चुके हैं। एक तो जो पेशवा की गद्दे पे बैठे हुए हैं माधवराव द्वितीय, और दूसरा ये रघुनाथ राव रघोवा का पक्ष। ये भी किसी न किसी रूप में अभी भी चाह रहा है कि मैं यहाँ का पेशवा जो है वो बन सकूं। तो इन दोनों ही पक्षों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्थिति इन दोनों पक्षों की रही है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1774 तक
यह स्थिति मराठों के बीच बन चुकी है कि आंतरिक कलह के कारण वहां पे दो गुट तैयार हुए हैं। एक गुट में जो है ये माधवराव द्वितीय जो कि पेशवा बने हुए हैं, इनके साथ बार भाई परिषद भी कार्य कर रही है। और जो दूसरा पक्ष है रघुनाथ राव रघोवा का पक्ष, जो कि विवादित पक्ष है और किसी न किसी तरह से रघुनाथ राव जो है वो यहां पेशवा के पद पे स्थापित होना चाहते हैं। तो ये दो पक्ष हमने देखे। 1774 ईस्वी तक मराठों के बीच में ये स्थिति आ चुकी है। अब यहां ये जो रघुनाथ राव रघोवा का पक्ष है, ये क्या करता है कि ये जो मुंबई क्षेत्र के, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारी थे, इनसे एक संधि करता है। उस संधि को जाना जाता है सूरत की संधि के नाम से। वो संधि की गई थी 1775 ईस्वी में। तो सूरत की संधि में इस रघुनाथ राव रघोवा के पक्ष ने सूरत के अधिकारियों से यह बात की कि यदि आप यहां पेशवा बनने में मेरी सहायता करते हैं तो मैं आपको यहां मुंबई के पास में ही सालसेट और बासिन के क्षेत्र आपको दूंगा। सूरत की संधि जब हुई, इस रघुनाथ राव रघोवा के द्वारा वो संधि की गई थी बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के साथ में। तो उस संधि को कहा जाता है सूरत की संधि। सूरत की संधि इसके द्वारा की गई, रघुनाथ राव रघोवा के द्वारा। और इसने कहा कि यदि आप जहां पेशवा बनने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको एक तो सालसेट और वसीन का क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा। ये तो बात चली। सालसेट का क्षेत्र इन्होंने दिया और वसीन का क्षेत्र दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां रघुनाथ राव रघोवा को 2500 सैनिकों की सहायता दी। 2500 सैनिक इन्होंने रघुनाथ राव को दिए और साथ ही साथ अपना तोपखाना भी इन्होंने रघुनाथ राव को दिया था। तो कहा जाता है कि उसके लिए अंग्रेजों ने यहां पे 1.5 लाख रुपए जो है मासिक इससे और वसूल किया रघुनाथ राव रघोवा से कि भाई जो सैनिक हम आपको दे रहे हैं 2500 सैनिक और जो तोपखाना दे रहे हैं उसका मासिक किराया आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए इस रघुनाथ राव रघोवा के द्वारा यहां सूरत के क्षेत्र की जमींदारी और सूरत के साथ ही लगा हुआ क्षेत्र था भड़ौच, सूरत और भड़ौच की जमींदारी भी इन्हें प्रदान की गई इस सूरत की संधि के अनुसार। तो यहां पे हम देखेंगे सूरत और भड़ौच की जमींदारी। अब यहां पे देखें 1775 में यह संधि हुई थी। 1775 में इन्हें सालसेट और वासिन दिया गया और साथ ही साथ सूरज और भड़ौच जैसे प्रमुख क्षेत्रों की इन्हें जमींदारी जो है वो प्रदान की गई अंग्रेजों को। तो अब अंग्रेजों ने 1775 में यहां मराठा के क्षेत्र पे एक आक्रमण किया। अब क्योंकि अभी ये मराठाओं की शक्ति से परिचित नहीं थे तो इन्होंने मराठाओं के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जो अंग्रेज यहां रघोवा के पक्ष में आए थे 2500 सैन्य सहायता लेके, तो उन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा 1775 में ही। और इसी 1775 में जब इनके द्वारा यहां आक्रमण किया गया तो 1775 में ही शुरुआत मानी जाती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। तो 1775 में जब यहां अंग्रेजों के द्वारा इन पे आक्रमण किया गया मराठाओं पे, तो उसे कहा जाता है अर्रास का युद्ध। अर्रास या कहीं कहीं इसको अडास भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस युद्ध को माना जाता है 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत। तो यहां हम देख रहे हैं 1775 में बंबई क्षेत्र के अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा यहां मराठा क्षेत्र में एक हमला किया गया जिसे कि अर्रास के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें अंग्रेजों की हार हुई। अब अंग्रेजों की हार इस युद्ध में हुई। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये बात है 1775 ईस्वी की।
लेकिन इससे पहले यहां थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा कि 1773 में यहां बंगाल के क्षेत्र में, यहां भारतीय क्षेत्र में एक एक्ट पारित किया गया था इंग्लैंड के द्वारा, तो उसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान था, ये जो मुंबई प्रेसिडेंसी है और ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, इनको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कार्य करना होगा। ये प्रावधान था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि अब ये जो मुंबई और मद्रास की अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, ये जो है बंगाल के अधीन कर दी गई थी। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो अर्रास का युद्ध हुआ था, ये हुआ था बंबई के अंग्रेज अधिकारियों और मराठाओं के बीच में। तो यहां जो वारेन हेस्टिंग्स यहां 1772 से बैठे हुए थे बंगाल के क्षेत्र में, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये जो अर्रास का युद्ध है या जो ये सूरत की संधि है, ये मान्य नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी अनुमति जो है यहां बंबई के अधिकारियों के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनसे इस सब चीज की अनुमति नहीं ली गई थी। न तो उनके द्वारा सूरत की संधि की अनुमति ली गई थी और न ही उनके द्वारा इस युद्ध की अनुमति ली गई थी। तो यहां पे इन्होंने इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया कि ये कार्य हमारे द्वारा मान्य नहीं किए जाएंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं एक स्थिति ये बन गई कि ये जो सूरत की संधि हुई और साथ ही साथ ये जो अर्रास का युद्ध जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, क्योंकि इसकी परमिशन जो है बंबई क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा यहां बंगाल से नहीं ली गई थी। जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान था कि अब बंगाल और मद्रास जो है, बंबई और मद्रास जो है वो बंगाल के अधीन कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये बात चली। जब इस सूरत की संधि को और इस अर्रास के युद्ध की जिम्मेदारी लेने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, तो ये जो प्रथम पक्ष है माधवराव द्वितीय का पक्ष, जिसमें कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, बारह भाई प्रसाद, ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इनके द्वारा अब जहां जो मेन बॉडी है इनकी, बंगाल के अंग्रेज अधिकारी, इनके साथ में एक संधि की गई। वो संधि की गई पुरंदर की संधि। (1776) में। अब ये जो पुरंदर की संधि हुई, ये हुई बंगाल जो कि गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर, और यहां पे जो मराठाओं के पेशवा हैं माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय का जो पक्ष था, जिसमें बारहभाई परिषद थी, उसके द्वारा यह संधि की गई, जिसे कहा गया पुरंदर की संधि। तो इस पुरंदर की संधि में बंगाल के गवर्नर के द्वारा माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना गया। यहां पे देखिए, ये दो चीजें हो चुकी है। अब सूरत की संधि के द्वारा तो बंबई के अंग्रेज जो है वो यहां रघुनाथ राव रघुवा की मदद कर रहे हैं और उन्हें पेशवा बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पुरंदर की संधि की जाती है बंगाल के क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा, और बंगाल के क्षेत्र के जो अधिकारी है गवर्नर जनरल, उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना जाता है पुरंदर की संधि के द्वारा। अब यहां पे अंग्रेजों के ही दोनों पक्षों में, यहां मुंबई और यहां बंगाल के अंग्रेजों के बीच में ही अपनी अपनी संधि को लेकर मतभेद हो गए, क्योंकि इनका कहना यह था कि सूरत की संधि की अनुमति हमसे नहीं ली गई थी, जबकि 1773 के एक्ट के अनुसार इस मुंबई को हमारे अंडर में ही कार्य करना है। तो इस प्रकार से यहां दोनों क्षेत्रों में, बंगाल और बंबई, इन दोनों क्षेत्रों की संधियों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया और वो मामला चला जाता है इंग्लैंड। उच्च अधिकारियों के पास वो मामला पहुंच जाता है कि किस संधि को जो है वो मान्य किया जाए, क्योंकि बंबई के अधिकारियों का ये तर्क था कि हम रघुनाथ राव रघोवा के रूप में यहां मराठों के पक्ष में अपने व्यक्ति को जो है हम पेशवा बनाने की सोच रहे थे, लेकिन यहां बंगाल के द्वारा इसके उलट संधि कर दी गई और माधवराव द्वितीय को जो है वो पेशवा मान लिया गया। तो ये विवाद इंग्लैंड जब पहुंचता है
तो इंग्लैंड से इनका क्या उत्तर आता है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां तक हम समझ गए कि ये दोनों पक्ष थे। 1775 में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और कारण, यहाँ पे कारण स्पष्ट था कि सूरत की संधि जब रघुनाथ राव रघुवर के द्वारा की गई तो सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा यहां मराठों पे आक्रमण किया गया। तो जानते हैं जब ये विवाद इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड से इस विवाद का क्या उत्तर आया उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब ये दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर इंग्लैंड पहुंचे थे तो इंग्लैंड से जो जवाब आया वो स्पष्ट रूप से यह आया कि जो 1775 में सूरत की संधि की गई थी उसे मान्य किया जाए। 1775 में जो सूरत की संधि हुई थी, 1775 सूरत की संधि को लागू किया जाए। अब सूरत की संधि को लागू करने का क्या कारण रहा है, जबकि हम देख रहे थे कि 73 के एक्ट में स्पष्ट प्रावधान, मैं आपको बता चुका हूं क्या प्रावधान उसमें था, लेकिन फिर भी प्रावधान होने के बावजूद भी 1775 में जो इंग्लैंड से जवाब आया वो ये आया कि सूरत की संधि को ही मान्य किया जाए। अब ये मामला जब इंग्लैंड पहुंचा था तो 1776-77 की बात यह है, मामला इंग्लैंड पहुंचा। तो इंग्लैंड में क्या स्थिति है इस समय, विश्व इतिहास पे थोड़ा हम चर्चा करें तो अमेरिका 1776 में इंग्लैंड के हाथ से निकल चुका है। 1776 में अमेरिका इनके हाथ से निकल चुका है और यहां अमेरिका के क्षेत्र से इन्हें जो है कपास प्राप्त होता था। यहां सोचने वाली बात यह है कि इंग्लैंड को जो है अमेरिका से कपास या अन्य कच्चा माल प्राप्त होता था और उस कच्चे माल को लेके ये इंग्लैंड आते थे और इंग्लैंड में उस कच्चे माल को मशीनीकरण के द्वारा तैयार करते थे। उस कच्चे माल से जो भी सामान ये बनाते थे, यहां कच्चा माल अमेरिका से कच्चा माल इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में एक प्रोसेस के बाद जब कच्चे माल से सामान तैयार हुआ तो इसे ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बेचा करते थे, चाहे वो यूरोप के अन्य क्षेत्र हों, चाहे यहां अफ्रीका के क्षेत्र हों। अफ्रीका के क्षेत्रों में भी ये सामान को बेचा करते थे, भारतीय क्षेत्रों में भी वे उस सामान को बेच ही रहे थे। तो यहां कच्चा माल अमेरिका से प्राप्त करते थे। इंग्लैंड में मशीनीकरण का दौर चूंकि शुरू हो चुका था तो इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा उस कच्चे माल से सामान तैयार किया जाता, उसे अफ्रीका और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में बेचा जाता। यहां अफ्रीका के क्षेत्र से मुख्य रूप से सामान के बदले वे उठाते थे दास और दासों को ले जाते थे अमेरिका। ये सामान तैयार है, सामान अफ्रीका में बेचा और अफ्रीका से दास उठाए और दासों को अमेरिका में फिर बेचा और यहां दासों से जो है कृषि इत्यादि के कार्य ये करवाते थे। तो ये एक प्रकार से इनकी व्यापार की व्यवस्था थी। लेकिन जब अमेरिका 1776 में इनके हाथ से निकला तो इन्हें ये कच्चा माल आना जो है वो बंद हो गया। कच्चे माल में विशेषकर जो था वो कपास था जो कि इन्हें इस क्षेत्र से प्राप्त होता था। अब जब यहां कपास की सप्लाई रुक गई तो इंग्लैंड को लगा कि यहां ये जो नया क्षेत्र मराठाओं का था ये भी प्रसिद्ध हुआ करता था कपास के लिए। तो यहां अमेरिका से कपास आना बंद हुआ तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगा कि अब जब इस नए क्षेत्र पे हम काबिज हो सकते हैं मराठाओं के क्षेत्र में रघुनाथ राव के जरिए, तो क्यों ना इस संधि को ही मान्यता दी जाए जो 1775 में बंबई के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। तो यहां बंबई के अधिकारियों के द्वारा जो संधि की गई थी 1775 ईस्वी में उसे मान्यता मिली। 1777-78 की ये बात हो गई जब यहां 76 में अमेरिका आजाद हो गया। 75 की ये संधि थी, मामला इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड से 1777-78 में इस बात की पुष्टि होकर भारत आई कि जो सूरत की संधि है इसे ही मान्य किया जाए।
तो अब देखते हैं क्या कुछ इस सूरत की संधि के कारण हुआ था। तो जब इंग्लैंड के द्वारा यहां बंबई के अधिकारियों की संधि को मान्यता दी गई कि इसी संधि को लागू किया जाना है, तो ये जो बंबई क्षेत्र के अंग्रेज अधिकारी थे, इनका जोश जो है वो हाई हो गया। ये लोग जोश और उत्साह से भर गए और उसी जोश और उत्साह में इन्होंने जल्दबाजी में एक अन्य हमला जो है वो मराठा के क्षेत्र पे कर दिया। तो उस हमले को कहा जाता है तेलगांव युद्ध। जब इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने एक बार फिर से जहां मराठा के क्षेत्र में आक्रमण किया, तो वो उस आक्रमण को कहा जाता है तेलगांव का युद्ध। तेलगांव का युद्ध अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुआ। ये हुआ था 1779 में। 1779 में फिर से हमलों की शुरुआत हुई, क्योंकि मुंबई के अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो संधि की गई थी, सूरत की संधि रघुनाथ राव रघोवा के साथ में, उसे मान्यता मिली है। और उसी मान्यता के चलते जोश जोश में आकर इन्होंने एक हमला और मराठाओं के क्षेत्र में कर दिया। तो जब ये तेलगांव का युद्ध होता है, तो इस तेलगांव के युद्ध में भी अंग्रेजों की जो है वो पराजय हो जाती है, क्योंकि मराठे इतने कमजोर नहीं थे जितने कि ये मुंबई क्षेत्र के अंग्रेज उन्हें समझ रहे थे। तो जैसे ही ये युद्ध हुआ, अंग्रेजों को फिर से मुंह की खानी पड़ी और एक संधि इन्हें करनी पड़ी, बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की संधि होती है तेलगांव युद्ध के बाद। बड़गांव की संधि हुई और जो भी क्षेत्र एक दूसरे के इन्होंने जीते थे या कब अपने कब्जे में ले लिए थे, वो क्षेत्र एक दूसरे को वापस करने पड़े। तो ये स्थिति बन गई है 1779 तक। अब यहां हम देखेंगे कि जब 79 में ये बात चली कि बड़गांव की संधि करनी पड़ी और अंग्रेजों की हार हुई है, तो अब ये जो बंगाल क्षेत्र के अधिकारी थे वारेन हेस्टिंग्स, अब इन्होंने दो तरफ से मोर्चा खोल दिया, क्योंकि इंग्लैंड से स्पष्ट आदेश थे कि अब सूरत की संधि को ही लागू किया जाना है और रघुनाथ राव को यहां पेशवा नियुक्त करना है। तो इन्होंने दो तरफ से मोर्चा खोला। एक सैन्य टुकड़ी इन्होंने यहां ग्वालियर के क्षेत्र से भेजी, ग्वालियर के क्षेत्र से चलते हुए आगे बढ़ रही थी, और एक दूसरी सैन्य टुकड़ी इन्होंने यहां पुणे के क्षेत्र से भेजी। ये जो मुंबई के बंगाल के जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा दो क्षेत्रों में सेनाएं भेजी गई, एक तो ग्वालियर की तरफ से और एक पुणे की तरफ से। तो पुणे में जो है इनकी हार हुई और ये बात चल पड़ी है 1780 तक। तो 1780 में दो मोर्चों पर इनके द्वारा सेना भेजी गई, ग्वालियर और दूसरी पुणे। तो ग्वालियर के क्षेत्र में इन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन पुणे के क्षेत्र में, चूंकि इस क्षेत्र में मराठे अत्यधिक शक्तिशाली थे, तो पुणे के क्षेत्र में अंग्रेजों को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। अब आपको ध्यान हो, पिछली क्लासेज में भी मैं आपको बता चुका हूं कि 1780 ये वो दौर है जबकि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका था। यहां मैसूर के क्षेत्र में हैदर अली उस समय कार्यरत थे, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। और यहां जो है अंग्रेज यहां पुणे के साथ और यहां ग्वालियर के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं युद्ध करने पे। तो अंग्रेजों के लिए ये स्थिति सामान्य नहीं रही और अंग्रेज बहुत ही जल्दी इस चीज को समझ गए कि अब यहां मराठाओं, इस मराठा के क्षेत्र में और यहां इस मैसूर के क्षेत्र में, इन दोनों से एक साथ लड़ना जो है इनके बस से बाहर हो गया। तो इन्हें मजबूर होकर इन्हें यहां मराठाओं के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे कहा जाता है सालबाई की संधि। 1780 की यह घटना है जब अंग्रेजों ने दो मोर्चे खोल दिए थे मराठाओं पर आक्रमण करने के, एक तो ग्वालियर और एक पुणे। ग्वालियर में इन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई और कुछ क्षेत्र इन्होंने जीते, लेकिन पुणे में इन्हें स्पष्ट रूप से हार का मुंह देखना पड़ा। और साथ ही साथ अब जो है यहां मैसूर के साथ भी इनका युद्ध चल रहा है। तो यहां दो
शक्तियां उस समय ये थी, मराठा और मैसूर इन दोनों के साथ एक साथ लड़ना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रही। तो इन्होंने क्या किया कि 1782 में मराठाओं के साथ एक संधि की, जिसे कहा जाता है सालबाई की संधि। अब इसी सालबाई की संधि से मैं आपको बता भी चुका था कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे जो है यहाँ मैसूर की सहायता के लिए आ गए थे, तो इसी सालबाई की संधि के द्वारा उन्हें अलग किया गया था मैसूर से। मराठा और मैसूर का जो गठबंधन हुआ था उसे इसी सालबाई की संधि के द्वारा अलग किया गया था। तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। इस सालबाई की संधि की कुछ प्रमुख शर्तें रही हैं। सालबाई की संधि की एक शर्त यह थी कि माधवराव द्वितीय को इन्होंने पेशवा माना। अब चूंकि अंग्रेज जो है यहां इंग्लैंड से, तो उन्हें आदेश थे कि सूरत की संधि को लागू किया जाए और रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाए, लेकिन वे जल्दी ही परिस्थितियों को भांप गए। वे समझ गए थे कि अब मराठाओं से और मैसूर से एक साथ लड़ना इनके बस की बात नहीं है। तो इस कारण से इन्होंने सालबाई की संधि की मराठाओं के साथ, और सालबाई की संधि में इन्होंने जो मराठाओं का मजबूत पक्ष था माधवराव द्वितीय का, तो माधवराव द्वितीय को ही इनके द्वारा पेशवा माना गया। एक शर्त ये रही, और एक अन्य शर्त के रूप में इन्होंने रघुनाथ राव जो विवादित पक्ष में थे, रघोवा को इन्होंने वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार किया। अब यहां पे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। माधवराव को पेशवा माना गया, जिस कारण से बारभाई प्रसाद, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, ये सारे लोग संतुष्ट हुए, और साथ ही साथ रघुनाथ राव रघोवा को इन्होंने पेंशन दी। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पक्ष को भी संतुष्ट कर दिया। तो 1775 से 82 तक ये युद्ध चला। क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और तत्कालिक क्या कारण इसके युद्ध के होने के थे, वे सब आज हमने इस क्लास में चर्चा की और देखा किस प्रकार से सालबाई की संधि हुई। और सालबाई की संधि की शर्तों पे हमने देखा कि यहां मराठाओं के दोनों पक्षों को अंग्रेज जो है वो संतुष्ट करने में सफल हो गए थे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध को हमने देखा। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे जो आंग्ल मराठाओं का द्वितीय और तृतीय युद्ध हुआ था, उसके विषय में हम देखेंगे। क्योंकि एक साथ ही पूरी क्लास करने में क्लास जो है वो काफी लंबी हो जाती है, तो इस कारण से यहां चूंकि पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ती है किसी भी युद्ध की शुरू होने से पहले, क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या स्थितियां क्षेत्रों की थी, तो वो सब चीजें किसी भी युद्ध के प्रारंभ में ही देखनी पड़ती है, जिस कारण से कि उस युद्ध की क्लास काफी लंबी हो जाती है। तो इस कारण से आज की क्लास में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ही हम देख पाएंगे। तो आंग्ल मराठा द्वितीय और तृतीय युद्ध एक अन्य क्लास में हम देखेंगे। तो मिलते हैं एक अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।